फ्रेंड्स, ये स्टोरी का दूसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाली स्टोरी नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। वानी ने यह भी बताया कि महाजन फैमिली आज शाम आने वाली है, इसलिए तो दक्षा और एक्साइटेड थी। काफ़ी देर वो दोनों ऐसी ही बातें करती रही, फिर आराम करने चली गई। दक्षा के जिद करने पर वानी ने उसे दर्श के कमरे में भेज दिया। शाम का समय प्रवीर जी ने दोनों को नीचे बुलाया। दोनों नीचे आई तो देखा महाजन फैमिली के साथ मानस भी वहीं पर बैठा और मज़े से स्नैक्स खा रहा था। वानी ने तुरंत नीचे आके रश्मि जी के पैर छुए और आत्या को हक किया। वानी ने दक्षा को भी सबसे मिलवाया। वहीं दक्षा ने जब वीर को देखा, उसके रिएक्शन ही बिल्कुल अजीब थे, जिससे वानी सिर्फ और सिर्फ वीर को ही घूरे जा रही थी। इधर प्रवीण जी, सृष्टि जी और रश्मि जी तीनों ही आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को बोर होते देखा तो कहीं बाहर जाने को बोला। मजा आएगा, मैं वानी मैम से और भी कुछ सीख पाऊंगी, आद्या ने खुशी से कहा। तो वानी ने उसके गाल पिंच करते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम मुझे वानी मैम बोलना बंद करो प्लीज। ओके दीदी, चलेगा, आद्या ने मासूमी से कहा। तो सब मुस्कुराने लगे। वहीं किसी की दो जोड़ी आंखें बीच में सबकी नजरों से बचकर आद्या को बड़े ध्यान से देख लेती थी। कुछ देर बाद सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले एक रेस्तरां जाएंगे, फिर बाकी की मौज मस्ती करेंगे। दक्षा तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने पर आखिरकार वो मान ही गई। वानी का इरादा था कि वो गाड़ी ड्राइव करेगी, लेकिन उससे पहले ही वीर ने ड्राइविंग सीट पर कब्जा कर लिया और उसको चिढ़ाने के लिए सीटी बजाने लगा। वानी का मन तो किया वो शीशे में इसका सर ही लड़ा दे। वो तो सोच में तब बाहर आई जब दक्षा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। माना कि वीर सर बहुत हैंडसम और डैशिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ऐसी घूरती रहे। वानी एकदम से सक पकाकर पीछे बैठने को हुई, लेकिन पीछे तो मानस, आद्या और दशा पहले ही बैठ गए थे। मानस तो आद्या के पीछे और आद्या दशा बात करने के लिए मजबूरन वानी को आगे बैठना ही पड़ा। वहीं वीर भी शॉक्ड था। उसने जब शीशे से देखा तब उसे जाकर समझ आया। अगले ही पल वीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वानी खिड़की से बाहर देख रही थी, जो कि उसका फेवरेट काम था। पीछे आद्या भी खिड़की के साइड ही बैठी थी, लेकिन वो और दशा आपस में बातें कर रही थी। वहीं मानस की नज़र बार बार आद्या के चेहरे पर आ रहे बालों पे ही जा रही थी। वो जुल्फें और उनकी गुस्ताखियां क्यों बढ़ा रहे धड़कते दिल की बेचैनियां। अनायास ही उसके चेहरे पे मुस्कान फैल गई। इधर आद्या ने इन सब से अनजान गप्पे लड़ाने में मस्त थी। कुछ देर बाद वीर ने एक रेस्तरां के बाहर गाड़ी रोकी। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाए कि सब एक एक साइड को ही लुढ़क गए, जिससे वानी का सर वीर के कंधे पर जा टिका था और उसने कसकर वीर की बाह पकड़ ली थी। दच्छा, तुम्हें दिख रहा है ना कि किसी को बड़ी बेताबी है मेरे करीब आने की, वीर ने वानी की ओर देखते हुए कहा, जिससे वो झेप तो गई, मगर उसका मन किया कि वो अभी वीर की गर्दन पकड़ ले। पीछे बैठे तीनों लोग ही मुंह दबाकर हंसने लगे। वानी ने अपने आसपास देखा तो तुरंत ही नीचे उतर गई। इसी के साथ सब गाड़ी से बाहर निकल आए। वीर ने प्राइवेट रूम बुक किया और सबको लेकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही वेटर सबका ऑर्डर लेकर आ गया और सबने खाना स्टार्ट कर दिया। वीर ने नज़र उठाकर देखा तो सामने वानी बैठी थी, जो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वीर की नज़र उस पर ठहर सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर झटका और कॉफ़ी पीने लगा। भाई, इसके बाद हम सब लॉन्ग ड्राइव पे चले। हाँ, आद्या ने बारी बारी सबको देखते हुए कहा। या गुड आइडिया, दक्षा ने कहा तो सब उसी की ओर देखने लगे। अरे उससे क्या कहना, वीर बानी में से कोई मना कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर कोई करेगा तो मैं हूं ना। मानस ने अपने दांत निकालते हुए कहा तो आद्या तुरंत बोली, हाँ और नहीं तो क्या, अब तुम तो ठहरे वन मानस, बात तो सबको माननी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं कब क्या कर दो। ब्रो, इससे पंगा मत लियो, वीर ने बोला तो मानस भी अपने मन में सोचने लगा, अरे यार मनु, कुड़ी तेज तो है, लेकिन अब रिस्क ले लिया है तो पीछे क्या हटना। और फिर तो दिल ने भी अपनी मल्लिका को खोज ही लिया है। अरे वाह मनु, शायर भी बन गया तू तो। वानी ने उसकी चिकोटी काटी, तब वो होश में आया। ना ना चिल्लाया तो सब जोर से हंसने लगे। वीर ने
बिल पे किया और सीधा बाहर आ गया। लेकिन इससे पहले कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठता, मानस ने कब्जा कर लिया तो वो पीछे बैठ गया। वहीं वानी को लगा कि इस बार भी वीर आगे होगा, तो वो पीछे बैठ गई। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पूरी तरह शॉक्ड हो गए, फिर भी ऐसा जाहिर किया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दक्षा के पापा ने अर्जेंटली उसे बुलाया था तो उसे जाना पड़ा। वानी ने उससे कहा कि वो सब ड्रॉप कर देंगे, लेकिन तब तक दक्षा का ड्राइवर पहले से ही आ चुका था। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी धूल उड़ाते हुए चल पड़ी। आद्या आगे बैठी थी। ये देखकर मानस ने उसको एक स्माइल पास की, जिसे आद्या ने इग्नोर कर दिया। तो मानस बेचारा लाचारगी से ड्राइव करने लगा। शाम और रात के बीच का समय था। गाड़ी हाईवे पे दौड़ रही थी, साथ ही सुहाना मौसम। उन ठंडी ठंडी हवाओं में तो वानी जैसे खो ही गई थी। वैसे भी उसको ट्रैवलिंग का शौक था और ऐसे मौसम में वो खुद को रोक ही नहीं पाती थी। तो उसने सनरूफ खोला और अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैला दिए। आद्या ने जब वानी को ये करते देखा तो वो ऊपर को हो गई और पिक्स क्लिक करने लगी। वहीं वीर की नज़र जब ऊपर को गई तो उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसे खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे ये वानी बिल्कुल बदली हुई लगी। उसके चेहरे पर छाया वो सुकून उसे भी हद तक आराम दे रहा था। इधर मानस ने जब आद्या को देखा तो चुपके से उसकी फोटो ले ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा, लेकिन उसकी तिरछी नजरें आद्या पे ही बनी हुई थी। तभी उसने गाना प्ले कर दिया। तो ये गाना पहला पहला प्यार से बहुत रिलेट करता है। और अगर आपके आसपास कहीं सुहाना मौसम बन रहा हो तो बात ही निराली है। पेश करते हैं धड़कती धड़कनों को और धड़काने के लिए ये गाना। आरजे की वॉइस से खुशनुमा मौसम को मस्ताना बना रही थी। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसान नहीं। दिल कहता है बस मुझे कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ है तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा इकरार हुआ है तुमसे। गाने के बोल भी शायद कितना सही बैठ रहे थे। वानी अब पूरी तरह से उसमें डूब चुकी थी। उसको बिल्कुल भी होश नहीं था कि वीर उसके पास, उसके ठीक सामने उसके चेहरे को मुस्कुराते हुए निहार रहा था। वहीं आद्या ने जब वीर को ऐसे देखा तो वो नीचे बैठ गई। उसकी नज़र मानस पे गई, जो मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मानस की आवाज़ को महसूस करने लगी। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हो मेरा। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन मुझे ना तुझे ना गुजारा हो मेरा। मैं सांस भी लूं तुझे चाहे बिना, ये होगा ना अब हमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा इकरार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे। वानी का ध्यान ही नहीं गया कि अब वीर उसके एकदम पास पहुंच चुका है। वो तो बस आंखें बंद किए अपने में ही खोई खुद को सुकून दे रही थी। अचानक ही वो वीर के कंधे पर सर रख लेती, जिससे वीर पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो कुछ रिएक्ट करता कि उसे अपने कंधे पे कुछ गीला गीला मालूम हुआ। वीर ने अपना हाथ बानी को अलग करने के लिए उठाया ही था कि लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया। कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। वीर को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना हाथ वानी के गाल पर रखा, फिर उसके सर को सहलाने लगा। इसी के साथ वानी अपने सेंस में वापस आई। उसने जब पाया कि वो और वीर बेहद करीब है तो वो झट से दूर हो गई और दूसरी तरफ देखकर अपने आंसू झट से पोंछ लिए, जिन्हें वीर ने बड़ी आसानी से देख लिए थे। पता नहीं पर क्यों वीर को वो आंसू बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे। उसे तो वानी हमेशा से एकदम खड़ूस लगती थी। फिर आज ऐसा क्या था कि वो वानी की आंखों में आंसू क्यों नहीं देख पा रहा था। लेकिन इससे एक बात उसको अच्छे से समझ में आ गई थी कि वानी खुद को बाहर जैसा स्ट्रांग दिखाती थी, वो अंदर से उतनी ही टूटी है। खैर, इधर आद्या ने गाने के रुकने के साथ ही अपनी आंखें खोली तो पाया मानस उसको ही देख रहा था। कुछ देर वो भी ऐसे ही देखती रही। वो मानस ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ, हमारी आवाज़ पसंद आ गई? कोई ना, कुछ दिन बाद हम भी पसंद आ जाएंगे। आद्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं तो मानस ने भी घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। इधर वानी अब चुपचाप नीचे बैठ चुकी थी। उसने ना तो वीर से सॉरी कहा, ना ही कोई सफाई पेश की और ना ही एक बार भी वीर की तरफ देखा। और वीर को उसकी ये चुप्पी खल रही थी। करीब 15 मिनट बाद
चारों रॉयल विला पहुंच चुके थे। वानी कार से निकलकर सबसे आराम करने का बोल सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गई। सबने तो इसे ऐसे ही नॉर्मली समझा, लेकिन वीर को कुछ अजीब सा लगा। उसे इतना तो समझ आ ही गया था कि वानी के मन में बहुत कुछ है जो वो किसी के साथ बांटना चाहती है, लेकिन आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं। फिर उसने किसी को इतना क्लोज किया ही नहीं। कुछ देर बाद महाजन फैमिली वहां से निकल चुकी थी। वीर ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर इस आस में देखा कि शायद उसे वानी दिख जाए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। इधर महाजन पैलेस में करीब आधा घंटा बाद सब हॉल में बैठे थे। आद्या, जो ना जाने कब से वीर को ही देख रही थी, आखिरकार उसने पूछ ही लिया। भाई, एक बात पूछनी है आपसे। पूछूं? मना कर दूंगा तो मान जाओगे यादू? हाँ, वीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। नहीं तो पूछ ही लेते हैं। आप ये बताओ, बानी दी और आप, मतलब आप पसंद करने लगे क्या? आद्या ने आखिरी लाइन इतनी जल्दी बोली दी कि रश्मि जी और मिस मारिया कभी वीर को देखते तो कभी आद्या को। काफी देर बाद भी जब वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो रश्मि जी उसके कंधे पे हाथ रखे। पता नहीं माँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बानी कोई अनसुलझी पहेली सी लगी, जैसे कोई बड़ा घाव उसके मन को कुरेद रहा हो। शायद आज वो खुद में खो जाना चाहती थी। लॉन्ग ड्राइव पर ऐसा लगा जैसे जैसे वीर ने बोलते हुए एकदम से रश्मि जी की ओर देखा तो चुप हो गया। तो रश्मि जी ने उसका साथ देते हुए कहा, आपके मन में जो चल रहा है वो आप बता सकते हैं। माँ, सच कहूँ तो आज एक अलग सी बेचैनी हो रही है। मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों, पर इतना कहते कहते वो रश्मि जी की गोद में सर रख लेता है। तो रश्मि जी उसका सर सहलाते हुए कहती हैं, आपको जो सही लगे वीर, आप कीजिए। अगर आपको लगता है कि बानी की खुशियाँ आप लौटा सकते हो तो उसमें हम सब आपके साथ हैं। बस कुछ ऐसा मत करना कि उसका दुख कम होने के बजाय बढ़ जाए। प्रॉमिस माँ, कहकर वो रश्मि जी को हक कर लेता है तो आद्या के चेहरे पे भी मुस्कान फैल जाती है। कुछ देर बाद सब सोने चले जाते हैं। इधर वानी अपनी खिड़की के पास सर टिकाए बैठी थी। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो इतना खो गई कि खुद पर उसका कंट्रोल ही नहीं रहा। वो खुद को ही दोषी मान रही थी कि क्यों, आखिर क्यों उसने वीर के कंधे पे अपना सर टिका लिया। एक तरफ उसके दिमाग में ये चल रहा था, दूसरी तरफ उसे टीके की लोकेशन का पता भी चल रहा था। उसका धीरज भी अब तो जवाब देने लगा था, पर फिर भी वो किसी तरह संयम बरती थी। थक हार कर उसने सोने का ही फैसला लिया और कुछ देर बाद ही वो नींद के आगोश में चली गई थी। 3 दिन तो ऐसे ही बीत गए। वीर को मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि वो बानी से मिल सके। इधर बानी ने भी खुद को काम में बिजी कर लिया था। साथ ही साथ वो मानस की मदद से टीके की लोकेशंस का पता भी लगवा रही थी। आद्या भी वानी से बात कर लिया करती थी। वानी उसे बिजनेस रिलेटेड चीज़ें समझा देती थी। वीर को पता था कि आद्या की वानी से बात होती रहती है, लेकिन अगर वो बात भी करता वानी से तो कैसे, इसलिए वो बस सही मौके की तलाश कर रहा था। अगले दिन उड़ान एसोसिएशन में फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी था, जिसे बानी चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइटेड थी। महाजन पैलेस में जोरों से तैयारियां चल रही थी। सारे बच्चों को रश्मि जी ने अपने बच्चों की तरह जो माना था। वानी अपने रूम से बाहर निकलते ही सृष्टि जी और प्रवीर जी का आशीर्वाद लेती है। तो सृष्टि जी उसके कान के पीछे काला टीका लगाते हुए कहती हैं, आज तो सच में बहुत प्यारी लग रही है, भगवान करे ऐसे ही खूब तरक्की करे। वहीं प्रवीर जी फैमिली फोटो लेते हैं और वानी को सर पे हाथ फेरते हैं। फिर तीनों लोग नाश्ता करते हैं और वानी कार ड्राइव करते हुए उड़ान एसोसिएशन पहुंच जाती है। वानी की नज़र वहां पहुंचते ही उसकी डेकोरेशन पे थम सी जाती है। उसके मुंह से अपने आप ही फैबुलस निकल जाता है। वानी जब देखती है कि आसपास कोई नहीं देख रहा है तो चुपके से एक सेल्फी लेती है और सामने डेकोरेशन की भी पिक ले लेती है। इधर जब वो अंदर पहुंचती है तो एक बड़ा सा हॉल होता है। तो वो एक जगह खड़े होकर हर जगह का मुआयना करने लगती है। सामने स्टेज पे आद्या बच्चों को रिहर्सल करवा रही होती है और रश्मि जी कुछ बच्चों का मेकअप कर रही होती है, और कुछ बच्चे जो बाकी रह गए थे उन्हें एक लड़का जिसने रेड हुडी के साथ ब्लू जीन्स पहनी होती है बच्चों को तैयार करवा रहा होता है। तभी उनमें से एक करीब 12 साल की लड़की की नज़र बानी पे पड़ती है तो वो भागते हुए उधर ही आ जाती है, मगर बिना कुछ बोले सीधे खड़ी रहती है। तो वानी उसे 1 मिनट का बोल जल्दी से गाड़ी की ओर भागती है और वापस आके उस लड़की के हाथ में चॉकलेट थमा देती है। ये देखकर वो लड़की हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, वाह वानी मैम। वानी तुरंत अपनी मुंडी जोर से हिलाती है और उस मासूम सी बच्ची के फेस पर प्यारी सी किस करती है। वो लड़की भागती हुई वहां से जाती है, लेकिन तब तक रश्मि जी वानी की ओर बढ़ जाती है। वानी भी उनको देखते ही उनके पैर छूती है तो रश्मि जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा,
आज सच में बहुत प्यारी लग रही है, और अभी देखना बच्चे आपसे कैसे लिपट ही जाएंगे। वानी रश्मि जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए स्टेज के पास पहुंचती है तो आद्या जल्दी से आके उसको बड़ा वाला हक कर लेती है। वानी के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। फिर वो सारे बच्चों में चॉकलेट बांटती है और एक ग्रुप सेल्फी लेती है। कुछ ही देर में सारे बच्चे उसके साथ खेलने लगते हैं और वो उन सब में मस्त हो जाती है। इधर वीर हॉल के एक कोने में खड़ा सजावट की एक लड़ी लगा रहा होता है। उसे अब तक नहीं पता होता है कि वानी कब आ चुकी है। वो उस कोने की लड़ी लगा के नीचे उतरने ही वाला होता है कि उसकी नज़र स्टेज पे बैठे वानी पे बस ठहरी जाती है। वैसे तो उसने जब भी वानी को देखा था हमेशा फॉर्मल में ही देखा था, मगर आज वो फ्लोरल वाइट और येलो के अनारकली सूट में कहर ही लग रही थी। ऊपर से उसके किए हुए कल वाकई कयामत थे। मेकअप के नाम पे बस लाइट लिपस्टिक और हल्का सा ब्लश, मगर उसकी सादगी ही काफ़ी थी वीर का चैन उड़ाने के लिए। ये खड़ूस का लग रही है। हाय। वीर के मुंह से अनायास ही ये निकल पड़ा। तभी आद्या की नज़र जब उसकी तरफ गई तो उसके दिमाग की घंटी बजी। वो कूदते हुए वीर की तरफ भागी और टेक लगाकर वहीं खड़ी हो गई। उफ, नज़र ही नहीं हट रही है। ना हमने हटाने की कोशिश की। अब भाई यूँ घूरते ही रहोगे कि अब गिरोगे भी। कहने के साथ ही वो एक धक्का वीर को देती है और खुद जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं वीर ने उसको घूर के देखते हुए कहा, ओए चुड़ैल, आदू पादू, देख ही तो रहा था, खड़ूस को तो गिराया क्यों? भाई आप तो हो गए लट्टू, तो मैंने बना दिया आपका पलटू। और वो खड़ूस तो है ही नहीं, आप वाणी जी भी बोल सकते हैं। कहने के साथ ही वो एक बार फिर हंसने लगती है। वीर गुस्से की एक नज़र आद्या को देखता है और लड़ी का काम किसी वर्कर को बोल सीढ़ियों से होते हुए एक रूम में चला जाता है। इधर वाणी ने वीर और आद्या को हंसते लड़ते हुए देख लिया था तो उसके कानों में कोई दो बच्चों की आवाज़ गूंजने लगी। गुल्लो, कितनी मोटी हो गई है मोटल्ली। भाई मैं मोटी तो आप भी सुखेले हो। सुखेले सुखेले, मोटे लोग ज़्यादा नहीं बोलते गुल्लो, वरना पूरे फूल जाते हैं। और सूखे लोग ज़्यादा नहीं चिढ़ाते, नहीं तो वो और सूख जाते हैं। ही। कहने के साथ ही वो लड़की वहाँ से भाग जाती है और कुछ हंसने की आवाज़ें बानी के कान में भर जाती है। जब उसे लगता है वो और थोड़ी देर वहाँ सबके बीच अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वॉशरूम का बहाना बनाकर वो वहाँ से चल देती है। रेड हुडी वाला लड़का उसे रास्ता बता देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर वीर भी रूम की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वीर जिस रूम में जाने वाला होता है वानी उससे पहले ही उस रूम के वॉशरूम में घुस जाती है। कुछ पल तो वानी अपने अंदर के दर्द को ऐसे ही बहने देती है, फिर अपने आंसू झट से पोंछकर अपना चेहरा धुल ही रही होती है कि इधर वीर को लगता है कि वॉशरूम में कोई छोटा बच्चा होगा तो वो कुछ देर बाहर ही वेट करता है। लेकिन जब भी फिर भी कोई हलचल नहीं होती तो वो दरवाज़ा खोल देता है। ठीक उसी वक्त वानी भी जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन वीर को इस तरह देख अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं वीर अपने सामने वानी को देख उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। वीर बिना कुछ बोले दरवाजे से हाथ टिका के सीधा वानी को निहारने लगता है। वानी ने एक तिरछी नज़र वीर को और देखा और वापस से अपनी नज़रें फेर ली। तो अगर आप चाहें अपना दर्द बांट सकती हैं मिस वानी राय। वानी ने कुछ नहीं कहा तो वीर उसका मन हल्का करने के लिए बोला, वैसे शायद आपको पता था कि मैं यहाँ होऊंगा, तभी तो देखिए आप भी यहाँ ही मिल गई। अब इसे किस्मत कनेक्शन ही तो कहेंगे। अब तो वानी की आंखें ही छोटी हो गई थी। इससे पहले ही वो वीर इस बार कुछ बोलता वानी उसका चेहरा बड़ी गौर से दिखती हुई बोली, देखिए मिस्टर वीर, मेरे गम दुख दर्द तकलीफ या फिर किसी भी बात से आपका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और रही बात आपकी मौजूदगी गैर मौजूदगी, तो उससे ना कभी मुझे फर्क पड़ा था ना कभी पड़ेगा। और ये किस्मत कनेक्शन नहीं, महज एक इत्तेफाक था। वीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, ये सोच कर कि वानी पीछे होने लगेगी, लेकिन वानी तो जिद्दी ठहरी। उसने सोचा कि अगर वो पीछे नहीं होगी तो वीर अपने कदम खुद ही रोक लेगा। और अगर फर्क पड़ने लगा तो अगर मेरी मौजूदगी ही तुम्हारी कमजोरी बन गई तो, अगर मेरी मौजूदगी में तुम्हारा मन उखड़ने लगा तो, और अगर मेरे सामने होने से। वीर अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था, जिस वजह से वानी के कदम एकदम से पीछे होने लगे थे। उसने तो सोचा था कि अगर वो पीछे नहीं होगी तो वीर खुद ही सीधा खड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो वीर ने होने ही नहीं दिया। तुम में शर्म वरम नाम की कोई चीज है या नहीं? उतनी देर से ऐसे ही शर्टलेस खड़े हुए। ओ,
या मैं तो भूल ही गई थी कि लड़कियां तुम्हारी इस बेकार और बेहद खराब बॉडी में मरती हैं। लेकिन मुझसे ऐसी कोई आस भी मत रखना, क्योंकि मैं बाकी लड़कियों जैसी तो अब बानी से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपने बगल में देखा, वीर ने उसके दोनों साइड दीवार पर हाथ रख दिए थे। सही कहा तुमने, तुम बाकियों जैसी बिल्कुल नहीं, मिस खड़ूस, कहकर उसने एक मुस्कान वानी को पास की। लेकिन वानी जैसे ही कुछ बोलने को हुई, एक झूमती हुई लट ने उसकी होंठों को चूम लिया। वैसे अगर कोई बात सीने में चुभ रही हो तो उसको निकाल के फेंकने से राहत क्या, पूरा सुकून ही मिल जाता है। कहते हुए वीर ने एक फूंक मारकर उस लट को पीछे कर दिया। वहीं बानी को अजीब सी सिहरन का एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और नीचे देखते हुए कहने लगी, अगर बता भी दिया जाए तो लोग बस ऐसे ही अपनी बात रख देंगे। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हो। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी करो आप सीक्रेटली करो, फिर चाहे वो खुद की जिंदगी का एक पड़ाव ही क्यों ना हो। लोग सिर्फ बेमतलब की बातें बनाते हैं, और जब उनके सामने खुद को पेश दो ना, तब भी वो आपको वैसे ही ट्रीट नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हो। वानी ने अपना सर ऊपर उठाया तो उसकी नजरें वीर की नजरों से जा मिली। वानी बस उनमें ही देखती रही, शायद उन आंखों को समझने की कोशिश कर रही थी। अचानक ही वीर ने एक साइड से हाथ हटा दिया तो वानी बिना कुछ कहे जाने लगी। वानी कुछ कदम ही चली थी कि पीछे से वीर की आवाज उसके कानों में पड़ी, तुम गलत नहीं हो, बस कभी अच्छे लोगों से मिल नहीं पाई। लेकिन एक मौका सबको मिलता है। ऐसे लोग हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम उनको पहचान नहीं पाते। जरा गौर फरमाना मेरी इस बात पे। वानी ने सुना, लेकिन अनसुना करके चली गई। तुम चाहे मानो या ना मानो, एक दिन तुम जरूर ही बदलोगे, और उस दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। तब तक वो बदला हुआ सिरा ही तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका होगा। वीर ने मन ही मन कहा और वो भी तैयार होने चला गया। वानी जब तक नीचे आई तब तक सारी तैयारियां हो चुकी थी। वानी ने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो पाया कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको वो जानती भी थी, और कई रिपोर्टर और मीडिया वाले भी शामिल थे, वो वहां से सारी जानकारी हासिल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एक रिपोर्टर की नज़र वानी पर पड़ी, वो उसी की ओर बढ़ने लगा। तब तक वहीं रश्मि जी भी पहुंच गई और दोनों ने साथ में मिलकर सब कुछ बताया। वानी को एक अलग ही खुशी होती थी रश्मि जी के साथ। वहां दक्षा भी अपने पापा के साथ आई हुई थी। उसकी भी नज़र बानी पर पड़ी तो वो उसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी सामने से आते हुए रेड हुडी वाला लड़का, जिसके हाथ में एक जूस की ट्रे थी, उसे हल्की सी टक्कर दक्षा को लगी। वहीं उस लड़के के हाथ से ट्रे गिरती उससे पहले ही दक्षा ने ट्रे को पकड़ ली। दक्षा ने उन आंखों को देखा तो उन भूरी आंखों में डूबती चली गई। उस लड़के ने भी एक नज़र दक्षा को देखा, लेकिन बिना कुछ बोले ही ट्रे लेकर तुरंत चला गया। दक्षा को उसके जाने के बाद होश आया तो वो झट से खड़ी हो गई। ये तो आधा पानी के जैसे ही है, पर मुझे क्या, मन ही मन दक्षा ने कहा और पानी की ओर बढ़ गई। करीब 15 मिनट बाद सब तरफ अंधेरा छा गया और एक धीमी सी स्पॉटलाइट सामने स्टेज पर पड़ी। सफ़ेद कुर्ते पैजामे और उस पर राजस्थानी येलो और ब्लू कलर की कोटी में वीर वाकई डैशिंग लग रहा था। ऊपर से उसके माथे पे रहे कुछ बालों को देखकर वहां मौजूद रिपोर्टर लड़कियां आहें भर रही थी। वीर ने एक नज़र वानी की ओर देखा और बोलना शुरू किया, सबसे पहले तो गुड इवनिंग ऑल। मुझे बहुत खुशी है कि आपने इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए अपना प्रीसियस टाइम हम सबको दिया। सो आप सभी को मालूम है कि आज की हमारी चीफ गेस्ट कौन है। प्लीज़ वेलकम मिस वानी राय, ऑनर ऑफ वानी ऑर्नामेंट्स एम्पायर। एक छोटे से बच्चे ने बुके लाकर वानी को दिया और वानी बुके लेकर अपनी जगह पर आकर बैठ गई। माइक अब आद्या के पास जा चुका था और वीर नीचे उतरता हुआ आया। उसने देखा वानी के एक साइड रश्मि जी बैठी थी तो वीर उसकी दूसरी ओर बैठ गया। प्रोग्राम शुरू हो चुका था। कुछ कुछ बच्चों की नादानी को देखकर सबके चेहरे पर हंसी आ जाती थी, तो वानी एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सबको देख रही थी। रश्मि जी ने जब देखा कि वीर वानी के बगल में है तो वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। कुछ समय ऐसे ही बीतने के बाद वानी के पास मानस का कॉल आया। पहले तो वानी ने ऐसे ही समझकर काट दिया, लेकिन जब 3 बार लगातार कॉल आई तो वानी ने रश्मि जी की ओर देखा और पूछा। रश्मि जी ने अपनी पलकें झपका दी तो वानी वहां से एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। वानी के जाते एक रिपोर्टर जो कि पास में ही खड़ा था अपने में ही बुत लगाया, यहाँ भी अपना काम छोड़कर नहीं आ सकती है। अरे बच्चों के शो में आई है ना,
नहीं कि उनमें ध्यान दें। ये लोग तो बस अपने एटीट्यूड में ही रहते हैं। रश्मि जी ने जब उसकी बात सुनी तो उस रिपोर्टर का हाथ पकड़कर दूर ले आई और हाथ बांध के बोली, सही तो कहा आपने, ऐसे लोग सिर्फ एटीट्यूड में ही रहते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे लोगों को एटीट्यूड ना दिखाया जाए तो आप लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। बड़े लोग हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम, बल्कि आपने उसको गलत तरह से जज किया इसलिए। अगर वो चाहती तो बिना हमसे पूछे भी जा सकती थी, लेकिन वो वानी राय की खासियत है कि उन्होंने हमसे पूछना जरूरी समझा। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ आएगी? आपने गलत तरीके से देखा और वैसे ही समझा भी। रश्मि जी की बात पर उस रिपोर्टर ने अपना सर नीचे ले लिया तो रश्मि जी वहां से चली गई। रश्मि जी जब अपनी जगह पर आई तो वानी वहां पहले से ही बैठी दिखी। मानस से बात करके उसे टीके की 2 लोकेशन का पता चल चुका था, इस वजह से उसका चेहरा और खिला हुआ था। मानस ने अपने आदमी उन जगहों पे भेज दिया था, तो वानी ने भी अपनी सिक्योरिटी फोर्स को मानस के आदमियों के साथ भेज दिया था। लेकिन इस बात से ज़्यादा उसे किसी और बात की खुशी थी, और वो थी रश्मि जी का प्यार भरा एहसास जो वानी के दिल को छू गया था। उसने एक नज़र रश्मि जी की ओर देखा तो उसे वीर की कही बात याद आ गई। तुम गलत नहीं हो, बस कभी अच्छे लोगों से मिल नहीं पाई, लेकिन एक मौका सबको मिलता है। ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं पर हम उनको पहचान नहीं पाते। रश्मि जी ने जब उसको खुद की ओर देखता पाया तो उसके गालों को प्यार से छू के पूछा। वानी ने अपना सर ना में हिला दिया तो वो सामने देखने लगी। फिर उसने एक नज़र अपने बगल में बैठे वीर की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। वानी कुछ पल तो उस चेहरे को ही निहारती रही। एक बार फिर वो उन आंखों को समझना चाहती थी, लेकिन उसके मकसद ने ऐसा करने को उसको परमिशन ही नहीं दी थी। वीर बस सामने देखी जा रहा था, उसने एक बार वानी की तरफ देखने की कोशिश तक नहीं की। वीर की इस हरकत से वानी ने उसके चेहरे पर से अपनी नजरें फेर ली और मन ही मन खुद से कहने लगी, तुम चाहते क्या हो? क्यों बार बार मेरे सामने आ जाते हो? क्या बस पब्लिसिटी गेन करने के लिए या फ्लर्ट करने के लिए? क्यों मेरी जिंदगी को हंसी ख्वाब दिखाकर हमेशा के लिए सुला देना चाहते हो? इधर वीर भी खुद से लड़ रहा था। तुम्हारी मुस्कान ही तो चाहिए, तुम्हारी लाइफ की सबसे कीमती चीज सिर्फ तुम्हारी मुस्कान। सोचते हुए उसने अपना ध्यान वापस स्टेज की तरफ लगा दिया था। कुछ देर बाद प्रोग्राम खत्म हो चुका था और बस कुछ गिने चुने लोग ही बाकी रह गए थे। जो बचे हुए लोग थे वो आपस में बातचीत करते हुए खाना खा रहे थे। मीडिया वालों को वीर ने जाने को बोल दिया था। रश्मि जी कुछ गेस्ट के साथ बिजी थी तो वीर बच्चों के बीच और दूसरी साइड आद्या, वानी और दछा एक ग्रुप बनाए आपस में बातचीत कर रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर ही एक रईस कपल जो अपने में ही मस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे, और उन्हीं के बगल से रेड हुडी वाला लड़का जिसके हाथ में वाइन थी गुजर रहा था। तभी एक छोटे बच्चे से उसको ठोकर लग गई, जिस वजह से वो सारी वाइन उन कपल के ऊपर गिर गई। आर यू ब्लाइंड? दिख रहा है कि मैं एंड मेरे हवी साथ में खड़े हैं, फिर भी अंधे होकर चले जा रहे हैं, इडियट! गुस्से से बिफरते हुए लेडी ने कहा, देखिए सॉरी, बस एक हल्की सी ठोकर लगी और सारा वाइन आपके ऊपर गिर गया। हुडी वाले लड़के ने अपनी सफाई देते हुए कहा। इस पर हस्बैंड ने उसको हल्का सा धक्का दिया और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कुछ बोलने को हुआ। तभी किसी ने आकर उसकी उंगली को मोड़ते हुए कहा, क्या अंकल जी? कहने के साथ ही सामने वाले शख्स ने उनकी उंगली को और कस के मोड़ दिया, जिससे उनको हल्की सी चीख निकल गई। हाँ, अंधे तो दोनों के दोनों हो। अपने प्रेम वासना में इस कदर डूब गए तो पब्लिक का होश ही नहीं रहा। ना ना, ऐसा करिए, सुअर की आंख आप दोनों अपने अंदर फिट करवा लीजिए, लेकिन फिर भी गधों के ऊपर तो सुअर नहीं जमेगा। यू बस्टर्ड! तुम तो फेमस सेफ मैन गुप्ता की बेटी हो ना, दछा गुप्ता? इस बेकार के बेटर के लिए तुम हमें बेइज्जत कर रही हो? बात करने की भी तमीज दी, सिली बिच! कहते हुए लेडी ने दछा को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो दछा ने उनका तेजी से हाथ झटक दिया और कहा, ओ आंटी जी, ये गालियां ना अपने पास संभाल के रख लो। ये आप जैसे लोगों के ही काम आती है, वरना यहाँ से बाहर जाके कहीं और ये गाली अगर गलती से भी दे दी ना तो उनकी गाली सुनकर रातें सो नहीं पाओगी। अरे कमरे में जाओ न, दोनों के दोनों सरेआम प्रेम भूत सवार हो रहा है। इधर जो बचे हुए लोग थे उनकी हंसी तो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। आद्या तो कोने में जाके अपना पेट पकड़े हंसी जा रही थी और वो कपल पैर पटकते हुए सबकी आंखों से ओझल हो चुके थे। रश्मि जी ने भी बचे हुए मेहमान उनको जाने को बोल
वो अब आद्या और वानी के पास पहुंच चुकी थी। दक्षा ने जब अपनी नजरें इधर उधर घुमाई, उसे जिसकी तलाश थी वो दिखा ही नहीं। तो मन ही मन सोचने लगी, इसके लिए मैंने लड़ा और ये ऐसे 9-2-11 हो गया। भगवान जी, दिस इज नॉट फेयर। तब तक वीर भी सबके बीच पहुंच चुका था। आद्या उसे खींचकर एक साइड ले गई और सारी बात बताकर वापस अपनी जगह पे आके खड़ी हो गई। वीर भी चुपके से आके वानी के ठीक बगल में खड़ा हो गया। इधर दक्षा, जिसकी नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी, उसका हाथ किसी ने झटके से खींचकर अपनी तरफ कर लिया। अपने सामने मयंक गुप्ता को देख उसका ध्यान आया, उसने क्या क्या बोल दिया, वो भी सबके सामने। वीर ने वानी की ओर देखा तो पाया कि वो मुस्कुरा रही थी। वहीं वानी दशा को देख के बस मुस्कुराए ही जा रही थी। इधर दशा को लगा उसकी सामत आ गई तो उसने जोर से आंखें भींच ली, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो उसने अपनी एक आंख खोल के सामने देखा तो पाया कि उसके पापा उसको मारने जा रहे हैं। इसलिए दशा ने इस बार अपना सर नीचे झुका दिया। तो उसके पापा ने अपने सीने से लगाते हुए उसका सर सहलाते हुए कहा, कहाँ खो गई थी ये दशा? कितने महीने ऐसे गुजार दिए इस दशा को खोजते खोजते। मन तो कर रहा है कि दो लगाऊं तुझे। पता है कितना रुलाया है तूने हम सबको। मयंक जी के आंसू दशा के सर पर गिरने लगते हैं तो दशा अपना सर ऊपर उठा के उनके आंसू पोंछती है। इधर वीर वानी के कान में फुसफुसाते हुए कहता है, तुम्हें मालूम है क्या बोल रहे हैं मयंक सर? कहते हुए उसकी नजर वानी के मासूम से चेहरे पर टिक जाती है, जो इस समय किसी गहरी सोच में था। सही तो कह रहे थे मयंक अंकल, आज वो बेबाक दशा वापस मिल गई, जो भाई की डेथ ना जाने कहाँ खो गई थी। गुमसुम रहने, अपने में ही रहने वाली दशा आज उस लड़के के लिए सामने आई जिसे वो पूरी तरह से अनजान थी। उसकी नजरों में भी उसकी तलाश थी। वानी सोच ही रही थी कि इतने में ही वीर ने उसकी कलाई पकड़ के अपनी भौं उचका दी, मानो जवाब मांग रहा हो। वानी ने उसको घूर के देखा और चुपचाप खड़ी हो गई, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वीर ने अब भी उसकी कलाई पकड़ रखी थी। मयंक जी ने रश्मि जी के अपने हाथ जोड़ लिए तो रश्मि जी ने दशा के गालों को छूकर कहा, अरे इसमें आपकी या दशा की कोई गलती नहीं, बल्कि हमें तो दशा पे गर्व है कि वो सामने आई और गलत होने से रोका। और वो कपल ही कुछ ऐसे थे, उन्हें आईना दिखाना जरूरी था, जो दशा ने बखूबी दिखाया, वरना वो रौनक तो कुछ कहता ही नहीं। वानी और दशा ने रौनक नाम पे गौर किया। आद्या जब वीर के बगल से निकली तो उसकी नजर वानी की कलाई पे पड़ी। वो वीर के कान के पास आई और हल्की सी टक्कर वीर के कंधे को देते हुए कहा, भाई वानी भाभी का हाथ तो छोड़ दो। आद्या ने भाभी पे कुछ ज्यादा ही जोर दिया और आई विंक करते हुए वहां से चली गई। वीर तो पूरी तरह से झेप चुका था और मन ही मन आद्या को सबक सिखाने का भी सोच लिया था। इधर किसी की दो जोड़ी आंखें सबको देख रही थी, या ये कहो वहां मौजूद हर इंसान को समझ रही थी। रात का वक्त, वानी अपने कमरे में लेटी आज की सारी बातों को याद करके खुद में ही सिमटी थी। वीर का उस पर हक जमाना, उसके मन को समझना, रश्मि जी प्यारा एहसास। वानी ये तू क्या सोच रही है? क्यों बार बार उस वीर की ही बातें तुझे याद आ रही? उसका दिमाग उससे सवाल करने को हुआ तो दिल ने बीच में ही बात काटती। तुम क्यों ये भूल रही हो, वीर ही था वो शख्स जिसकी वजह से तुम्हें रश्मि जी का प्यार मिला। वही आया था ना तुम्हारे पास, तुम्हारे मना करने के बावजूद भी तुम्हें उस जगह पे ले गया जहां से तुमने रश्मि जी की बातें सुनी। याद करो वो। लेकिन मैं ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं रखती। बानी एक झटके से साथ उठ बैठी और एक सांस में ही टेबल पर रखा सारा पानी पी लिया। बहुत उलझ चुकी थी वो वीर को लेकर। इधर वीर उसमें जेहन में बस पानी का मासूम सा चेहरा ही घूम रहा था, जो उसके बार बार मुस्कुराने की वजह बन रहा था। उसने बाल उलझे और खुद को ही चपत लगाते हुए कहा, मिस खड़ूस राय तो बस बसती ही जा रही है दिलो दिमाग में। अब जब तुम बस ही रही हो तो इस कदर बस जाओगी कि खुद भी अगर दूर होना चाहोगी तब भी नहीं जाने दूंगा। लेकिन जब मैं तुम्हें बुलाने गया था तो तुम किससे फोर्सेस और सिक्योरिटी को भेजने की बात कर रही थी, और किस लिए? या फिर ये तुम्हारे उसी पास्ट से रिलेटेड जिसकी वजह से तुम इतनी शांत और सबसे अलग रहती हो? जो भी हो, तुम्हारी मुस्कान अब मेरी जिम्मेदारी है, और ये मेरा तुमसे वादा नहीं, खुद से वादा है। वीर ने एक गहरी सांस ली, फोन उठाया और जैसे ही इंस्टा खोला, गाना उसके कानों से जा टकराया। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार कितना है वो जाने जाना,
तुमसे मिलकर तुमको है बताना। उसने अपना फ़ोन रख दिया और गानों के लिरिक्स को गुनगुनाते हुए निन्नी माँ की गोदी में चला गया। सुबह वानी अपना नाश्ता करके निकल ही रही थी कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से उसका मैनेजर की आवाज़ आई। मैम, आज रौनक नंदा आपसे मीटिंग रखना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कल के लिए भी बोला तो साफ मना कर रहे हैं। हाँ, उनको आने को बोल दो। रौनक, ये नाम सुनते ही वानी का दिमाग कल रात में ही घूम गया था। फिर भी उसने सर झटका और आने को बोल तुरंत ऑफिस की ओर बढ़ गई। अब ये रौनक नंदा कौन है, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।